ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये वाला पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि आधी चीज़ें हम उसमें पढ़ चुके हैं ना। एंड कुछ दिनों से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, और अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, आपकी थ्योरी की भी आएंगी एंड वैकेब की भी आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पिछली वीडियो में हमने कर लिया था इसका इसका जो है पार्ट 3 तक कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कंजक्शन का फोर्थ टाइप देखते हैं। इसमें है कि कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन शब्द का अगर समूह होता है, कहीं पे कंजक्शन शब्दों का कहीं समूह होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कंजक्शन, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं। इन ऑर्डर दैट होता है, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ होता है, शो दैट, प्रोवाइड दैट, एज दो, एज वेल एज सून, एज इफ, इस टाइप के होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इनका यूज़ कैसे होता है और इनको हम लोग जो है सेंटेंस में कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे नहीं करते हैं, कहाँ पे करते हैं, सारा चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है कि इन ऑर्डर दैट। ओके, सबसे पहले है कि इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब होता है कि आदेश के क्रम में, ठीक है। कहीं भी आदेश दिया जाता है या फिर कहीं कोई अनाउंसमेंट किया जाता है, इस टाइप के सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम। यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर दैट का यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यह घोषणा, ठीक है, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा होता है ना, कि यह अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया है ताकि सभी को क्या हो, एग्जाम की न्यू डेट का पता चल सके। ओके, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? इन ऑर्डर दैट का यूज हुआ है। उसके बाद देखिए सेकंड वाला, तो सेकंड कह रहा है कि ऑन कंडीशन दैट, ठीक है। इसका मतलब होता है शर्त पर, या फिर शर्त, इसका मतलब होता है कि इस शर्त पर, ठीक है। अगर कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे कि यह काम करना है, लेकिन यह शर्त है कि अगर आपने ये शर्त पूरी करी तभी आप काम करोगे। ओके, तो इस टाइप से हो जाएगा इसका मतलब। यहाँ पे है कि आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिसयूज इट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें इस शर्त पर पैसे दूंगा कि तुम इसका मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया? कोई शर्त रखी गई। जहाँ पे शर्त रखी जाती है वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? ऑन कंडीशन दैट का करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि इवन इफ। तो इवन इफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आई विल, तो इसमें देखते हैं इवन इफ का मतलब होता है भले ही, ठीक है, भले ही या फिर यद्यपि, इस टाइप से होता है इसका मतलब। तो इसमें है कि शी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ शी फेसेस सम इनिशियल फेलियर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भले ही वो आगे चलकर क्या होगी, अपने लाइफ में बहुत सक्सेस होगी, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरुआत में उसको असफलता देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई भी देखिए अच्छा काम करता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में उसे असफलता देखनी पड़ती है, मतलब तुरंत तो नहीं सफल हो जाता। तो इसमें यही कह रहा है कि भले ही, इफ का मतलब होता है भले ही। तो इस टाइप से अगर सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हम लगाएंगे इफ, इवन इफ लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सो दैट। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। इसको देखो हम कैसे यूज करेंगे कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग क्या हो सके, जीवित रह सके ना, इसीलिए तो खाते हैं। तो वह यहाँ पे है कि हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है ताकि। नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोवाइडेड का मतलब होता है कि उपलब्ध कराना, ठीक है। तो इसमें है कि यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखिए प्रोवाइडेड दैट का यूज़ हुआ। इसमें कह रहा है कि आप जो है इसमें से कोई भी ड्रेस ले सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी ड्रेसेस, आप कोई भी ड्रेस ले सकते हैं, लेकिन क्या है, बशर्ते, इसका मतलब बशर्ते भी होता है, ठीक है। कि मतलब शर्त यह है, बशर्ते यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, उस ड्रेस को पार्टी के बाद वापस करना होगा, ठीक है। अब देखिए एज दो। अब एज दो का मतलब होता है मानो या फिर जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ पे कि ही शो ऑफ एज दो ही इज वेरी रिच, ठीक है। वह ऐसे व्यवहार करता है, वो ऐसे शो ऑफ करता है जैसे कि वह क्या हो, बहुत ही अमीर हो, ठीक है। वह ऐसे दिखावा करता है जैसे वह बहुत अमीर हो। तो एज दो का मतलब क्या होता है कि जैसे कि या फिर मानो, ठीक है।
उसके बाद है एज वेल एज। तो एज वेल एज का मतलब होता है कि साथ ही, ठीक है। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज़ कम टू पार्टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राम के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी पार्टी में हैं ना। तो एज वेल एज का मतलब हो जाता है कि साथ ही साथ या फिर साथ साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एज सून एज। तो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे द फार्मर विल शो द सीड एज सून एज इट रेन, ठीक है। तो इसमें है कि जैसे ही बारिश होगी वैसे किसान क्या कर देगा, बीजों को बो देगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि एज इफ। तो एज इफ का मतलब होता है मानो, इसका मतलब होता है मानो, ठीक है। तो यहाँ पे कि ही इज कॉल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, ठीक है। वह मुझे ऐसे डांटता है जैसे कि वह मेरा पिता हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे सारे कंपाउंड कंजक्शन का यूज़ हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे कंजक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से एरर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स। तो फर्स्ट रूल इसमें देखिए, फर्स्ट रूल कह रहा है कि एंड एज वेल एज बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। और ये एक पेयर है तो इसका प्रयोग इसी के साथ होगा। अगर कहीं बोथ लगा है तो उसके साथ एंड लगेगा, नॉट ओनली लगा है तो यहाँ पे बट आल्सो लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन सब का प्रयोग होता कैसे है, कहाँ कहाँ पे होता है। तो इन चारों कंजक्शन का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, इत्यादि को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक एडजेक्टिव का प्रश्न है तो सिर्फ जो है जो डिज़ायरेबल होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई इच्छा प्रकट की जा रही होती है, डिज़ायरेबल एडजेक्टिव को या फिर दो अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई इच्छा प्रकट की जा रही होती है या फिर नहीं प्रकट की जा रही होती है, इस टाइप के दो एडजेक्टिव को भी ये जोड़ता है और नाउन प्रोनाउन को तो जोड़ते हैं ये सारे जो भी आपके सेंटेंसेस, जो भी आपके वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वह बुद्धिमान और मेहनती दोनों ही है, ठीक है। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे बोथ के साथ किसका प्रयोग होता है, एंड का होता है। तो यहाँ पे बोथ के साथ एंड आया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही विल नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी, ठीक है। वह केवल बेईमान ही नहीं बल्कि आलसी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कि नॉट ओनली के साथ किसका प्रयोग होता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है, तो इसके साथ इसका प्रयोग हुआ, ओके। नेक्स्ट कह रहा है रूल नंबर सेकेंड, इसमें कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद या फिर एंड, नॉट और इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट या फिर रैदर देन, अकम्प्लेंट, बाई, टू के साथ, इन सब के साथ वर्ब अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसका पूरा डिटेल है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब था कि अगर जो भी वर्ड्स हमने अभी पढ़े अगर वो वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस में तो जो वर्ब होगी, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हम इस थोड़ी लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम लोग आर लगाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर जो है कहीं भी ये एज वेल एज या फिर जो भी अभी हमने आगे पढ़े हैं सेंटेंसेस जैसे कि बिसाइड हो गया, ठीक है, और रेदर देन हो गया, विथ हो गया, अलोंग विद हो गया, एंड नॉट हो गया, ठीक है, इन एडिशन टू हो गया, बट हो गया, एज वेल एज विद, ये सारे अगर वर्ड्स कहीं भी दिए हैं तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जो पहला हमारा सब्जेक्ट दिया है तो राम के साथ, राम क्या सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कई बार कंजक्शन गलत स्थान पर प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि नॉट ओनली ही चीटेड हिज फ्रेंड बट आल्सो हिज पेरेंट्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें है कि देखिए यहाँ पे ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट आल्सो हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो भी दो ऑप्शन दिए रहता है कि हिज फ्रेंड्स और क्या हिज पेरेंट्स है, तो इसके बाद ही हम अपना, इसके पहले ही हम अपना क्या लगाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे। पहला कंजक्शन पहले वाले सब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें हम जो है जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और सेकंड कंजक्शन
कंजक्शन हम सेकंड वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। और बल्कि इसमें क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे पहले यही लगा दिया कि नॉट ओनली ही चीटेड और उसके बाद हिज फ्रेंड और हिज पेरेंट्स, तो इन सबसे मतलब ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, बल्कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है कि इन वाक्यों में हिज फ्रेंड और हिज पेरेंट्स दो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। दो क्या दिए गए, दो विकल्प इसमें दिए गए, दो ऑप्शन समझिए दिए गए हैं। तो नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले प्रयोग किया जाएगा, नॉट ओनली किसके पहले, हिज फ्रेंड्स के पहले, एंड बट आल्सो का प्रयोग हम हिज पेरेंट्स के पहले करेंगे, ठीक है। अन्य उदाहरण में देखते हैं हम लोग, जैसे कि शिट आइदर क्वाइटली और गो अवे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिट, यहाँ पे देखिए क्या है, जो शिट है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि शिट के पहले हम करेंगे आइदर का प्रयोग ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिट के बाद आइदर का प्रयोग है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीदर द पुअर विलेजर्स, ठीक है, ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल। अब देखिए यहाँ पे ग्रो एंड ईट, ये जो है दो क्या दिए गए, ये दो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो नीदर का प्रयोग है ये ग्रो के पहले करना चाहिए था ना, लेकिन इसका प्रयोग ग्रो के पहले नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि दोनों वाक्य गलत हैं क्योंकि कंजक्शन जब जोड़े में हो या फिर मतलब को रिलेटिव हो तो इसका प्रयोग वाक्य में मौजूद विकल्प के ठीक पहले होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका देखिए, अब इनका सही क्या है, तो फर्स्ट वाले का सही है कि ईदर शिट क्वाइटली और गो अवे, ठीक है, या तो आप शांति से बैठे या फिर आप जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे शिट एक ऑप्शन, इसके पहले ईदर का प्रयोग, गो नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसके पहले और का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल, ठीक है। जो गरीब विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, ना ही वो सब्जियां उगाते हैं, ना ही सब्जियां खाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है कि कंजक्शन जब जोड़े में हो तो उनका सही जोड़ा होना चाहिए। सही जोड़ा कैसे होता है, दो के साथ हम यट लगाते हैं, ऑल दो के साथ भी यट लगाते हैं, नो सूनर के साथ हम देन लगाते हैं, हार्डली स्कैरली के साथ हम वैन लगाते हैं, एस के साथ एज, सो के साथ भी एज लगाते हैं। अच्छा, एज के साथ एज ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में प्रयोग करते हैं और सो के साथ एज ये सिर्फ नेगेटिव में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये आपको पेयर देखनी है, अगर पेयर गलत हुई मतलब पूरा सेंटेंस गलत है आपका। और लेकिन अर्थ वही, अगर आप हिंदी में सोचेंगे ना, हिंदी के अर्थ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो तो सेम ही निकलेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इसके साथ हम यही पेयर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लेस्ट है तो इसके साथ शुड ही लगाएंगे, टू के साथ हम टू लगाएंगे, सो के साथ दैट लगाएंगे, विटविन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, एल्स के साथ बट, और अदर या फिर रैदर के साथ देन का प्रयोग, सच के साथ दैट, और वेदर के साथ और, द सेम के साथ दैट, बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, ठीक है। 2-3 बार पढ़िए ना तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा कि हाँ यही लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है कि कौन कौन से पेयर सही हैं, कैसे क्या इसको सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या गलत हुआ कि जो दो है, दो के साथ इसकी पेयर क्या बनती है, इसका पेयर बनता है इसके साथ यट लगता है, लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में कहीं भी यट नहीं लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि दो ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड, ठीक है, हालांकि उसने कठिन मेहनत करी फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो के साथ हम यट का प्रयोग करेंगे, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या गलत हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि बोथ के साथ हमें एंड का प्रयोग चाहिए, अब बोथ के साथ पहले वाले में एंड का प्रयोग है नहीं, एज वेल एज का लगा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। वह जो है इंटेलिजेंट और मेहनती दोनों ही, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ओके। नेक्स्ट है कि द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM, ठीक है। आप देखिए ये वाला भी सही है, इसमें कह रहा है जो पार्टी है वो 7 से 9 बजे के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला कह रहा है द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM to 9 PM, ये वाला भी सही है। ये कह रहा है कि जो पार्टी है, जो पार्टी जो है 7 से 9 बजे, 7 बजे से 9 बजे तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ है आपको याद रखना है कि पेयर कौन सी है, बिटवीन है तो उसके साथ एंड लगेगा, फ्रॉम है तो उसके साथ टू लगेगा, उसके बाद आपका सेंटेंस सही होगा, फिर आप दोनों में से कुछ भी लगा
लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेयर सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आई हैव नो अदर एम बट ही सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। अब देखिए जो नो अदर होता है उसके साथ हमें देन चाहिए, अब देन तो कहीं भी नहीं है, मतलब रॉन्ग है ये वाला सेंटेंस ना। नेक्स्ट कह रहा है कि आई हैव नो अदर एम देन द सक्सीड इन लाइफ। अब यहाँ पे है नो अदर के साथ क्या लगा हुआ है, नो अदर के साथ हमारा देन लगा है, कि वो कह रहा है कि जीवन में सफल होने के अलावा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो अदर के साथ देन लग गया, मतलब ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि नथिंग एल्स बट, अब नथिंग एल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका मतलब है कि अहंकार के अलावा उसे किसी चीज़ ने उसको बर्बाद नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना अहंकार था कि वो बर्बाद हो गया, ठीक है। तो एल्स और बट का साथ में प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग और, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे है कि इफ़ के साथ और नहीं लगेगा, बल्कि क्या होगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग और नॉट, ठीक है। यहाँ पे वेदर के साथ और का प्रयोग होगा, ओके। तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, हाँ, तो रूल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 5 में है कि शो, आपका इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सो दैट का यूज़ हम लोग देखेंगे, टू एंड टू का यूज़ देखेंगे। इसका मतलब होता है इतना की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है कि आई एम सो हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी के साथ क्या आएगा, सो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हैप्पी एडजेक्टिव होता है ना, उसके साथ वेरी आएगा, ठीक है। तो आई एम वेरी हैप्पी, ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज़ सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे कि सो दैट के स्थान पर टू या टू का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सो लगा है, दैट लगा, तो यहाँ पे हम टू और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने सो ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है, कि वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। वह कितना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, तो ये भी सही है। और इसको अगर हम ऐसे बनाएं कि इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों टाइप से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे सो दैट का भी यूज़ वही मतलब होता है, और टू का भी वही मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, ठीक है। यहाँ पे है कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला है कि सी इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। तो इन दोनों का वही मतलब होता है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें था टायर्ड था, सॉरी मैंने देखा नहीं था, कि सी इज़ टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थक गया है कि वह चल नहीं सकता, ओके। आपको हिंदी मतलब से मतलब ज़्यादा नहीं मतलब होना चाहिए बस, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी भी पता होना चाहिए, ताकि सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है, कहाँ पे इसका प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट नो वन कैन सॉल्व, ठीक है। यह प्रॉब्लम इतनी जटिल है कि इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, द प्रॉब्लम इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी वन टू सॉल्व इट, ठीक है। यहाँ पे टू का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, एंड सो दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम रहता है। उसके बाद देखिए अगर टू सॉल्व के पहले यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि टू सॉल्व के पहले फॉर एनी वन का उल्लेख नहीं किया जाए, तो सॉल्व का सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्व है उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व दिया गया, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कि तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे कि दैट के बाद सब्जेक्ट परिवर्तित हो जाए। अगर दैट के बाद सब्जेक्ट परिवर्तित होगा तो उसमें टू प्लस V1 आएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, टू प्लस V1 आएगा, और पहले सेकंड सब्जेक्ट का उल्लेख होना आवश्यक है, ठीक है। कि जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका उल्लेख होना आवश्यक है। अगर उल्लेख नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट गलत हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि इट इज़ सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाई इट, ठीक है। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई इट, ठीक है।
ये मेरे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव, मेरे खरीदने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव इस टाइप से। अच्छा देखिए, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका कह रहा है कि आप पैसिव वाइज में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है वाक्य 3 और 4 को अगर हम वाक्य के दूसरे भाग को पैसिव वाइज में लिखे तो कर्ता का उल्लेख बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, अतः तब जो है जो सेकंड सब्जेक्ट और फर्स्ट सब्जेक्ट से भिन्न है, अगर ठीक है भिन्न है, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, बाई सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा और वाक्य का अर्थ सही निकलेगा। ठीक है, या तो इसको हम अगर एक्टिव में बनाएंगे तो हम 2+V1 के फॉर्म में बना सकते हैं सेकंड वाले को। अगर जो है ऐसे नहीं बनाएंगे तो 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके इसे हम पैसिव वाइज में भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे है कि दिस प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड बाय एनीवन। ठीक है, इसको ऐसे करके हम पैसिवाइज में भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड टू नो वन कैन सॉल्व। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं एंड ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला देखिए, इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाई बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव में बन गया, ये भी सही है, और जो ऊपर दिया गया है ये वाले ये भी सही है आपके। आप दोनों टाइप से बना सकते हैं। अगर एक्टिव में बनाएंगे तो 2+V1 लगाएंगे, अगर पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पे हम बाई लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 6 कह रहा है कि नीदर नॉर, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो में से हमें क्या करना होता है, दो में से एक भी नहीं। ठीक है, नो वन मतलब दो में से जब हमें एक भी नहीं चुनना होता तो हम क्या करेंगे, नीदर का प्रयोग करेंगे। और ईदर और का मतलब होता है कोई दो हैं चीज़ें हैं तो उसमें से हमें एक लेना है। ठीक है, एक नहीं लेना है, एक लेना है, मतलब दो में से एक चीज़ चुननी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीदर राम और श्याम हैज़ कम। ठीक है, ना तो राम आया ना ही श्याम आया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं आया तो नीदर नॉर का प्रयोग एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हैज़ राम और हिज फ्रेंड्स कम, क्या राम और उसके मित्र आए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, राम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हमें देखनी है, ये तो है, ये राम के साथ क्या है, हैज़ लगा हुआ है, क्योंकि ये वो सिंगुलर है। अच्छा एक चीज़ इसमें देखिए, एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि अगर कहीं भी जो है आपका नीदर नॉर ईदर और, यहाँ पे नीदर नॉर ईदर और नॉर और वाले सब्जेक्ट कहीं भी आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले वाला, जो हेल्पिंग वर्ब के जो पास वाला आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब देखो राम क्या है, राम तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो हम यहाँ पे हैज़ लगाते हैं ना, लेकिन हम हैज़ नहीं लगाएंगे। फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था कि उसमें था कि दूर वाले जो वर्ब होगा उससे जो दूर होगा, उससे जो पहले वाला होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, जो वर्ब के जस्ट पास में है आपका सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हैव के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राम और श्याम। ठीक है, राम नॉर श्याम, तो हम श्याम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो श्याम भी क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम हैज़ लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे राम है तो राम के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब के जो जस्ट पास में होता है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर राम यहाँ पास में, अगर राम नहीं होता, यहाँ पे फ्रेंड्स होता है, राम इधर दिया होता है, तो हम फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगाते हो, तो यहाँ पे हम हैव लगा देते हैं। समझ में आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगी। एंड आपको अगर वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करी गई है जो मैंने करी है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर नीदर ऑफ है, अच्छा इसे नीदर भी बोलते हो ना इधर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर नीदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दो में से अधिक लोग मौजूद हैं, जैसे कि हमने कहा दो में से एक भी नहीं, राम और श्याम दोनों में से एक भी नहीं, अब 4 लोग हैं, चारों में से किसी चारों में से कोई ना हो। ठीक है, चारों में से अगर चूज करने की बात करी हो, चारों में से कोई भी नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही ईदर का मतलब होता है, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, अगर 4-5 में से कोई एक होता है तो हम वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दो से अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसके 4 सन्स के बारे में बात करी गई, तो हम नीदर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इसमें हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके चारों पुत्रों में से उसकी देखभाल किसी ने भी नहीं करी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की बात हो रही है तो हम नन ऑफ लगाएंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जो नन ऑफ होता है इसका मतलब निगेटिव में होता है, निगेटिव में इसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में हम वन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि ईदर ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिस्चीफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट की बात कर रही, पूरे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, तो 2 स्टूडेंट तो नहीं होंगे ना, 2 से ज़्यादा ही होंगे, तो हम क्या कहेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ डन हिज मिस्चीफ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी क्लास में से कोई छात्र है जिसने क्या किया, जिसने यह शरारत करी है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा है इसलिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। 2 में से अगर हमें 2 से ज़्यादा में से एक को चुनना होता है तो हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंस में, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 8 कह रहा है कि एज सून एज, जैसे ही वैसे ही, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि एज सून एज ही विल कम आई विल कॉल यू अप, ठीक है। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे रूल कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस, अगर 2 कार्य जो है भविष्य में हो रहे हैं, ठीक है, अगर 2 कार्य भविष्य में एक के बाद और हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे पर तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होगा, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहला सेंटेंस जो होगा वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, दूसरा हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 2 कार्य हैं वो भविष्य में हो रहे हैं और दोनों कार्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक कार्य जो दूसरे कार्य पे डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्ट्रक्चर जो है, पहला सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और नेक्स्ट वाला हम सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। और इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है कि ये भी फ्यूचर में है एंड ये भी फ्यूचर में है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, एज सून एज ही कम्स, ठीक है। अब देखिए यस या ईएस फॉर्म कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है ना, तो ये हो गया प्रेजेंट हो गया, नेक्स्ट हो गया आई विल कॉल यू अप, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर में हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2 कार्य हो रहे हैं, ठीक है, 2 कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों, ठीक है, और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर हो रहा हो, ठीक है, तो पहला कार्य क्या किसमें बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कार्य सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 9, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे अगर इफ़ व्हेन का जोड़ा देन नहीं होता है, ठीक है। अगर इफ़ व्हेन है कहीं पर, उसके साथ में क्या होगा, क्या हुआ, अगर देन लगा है तो मतलब वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सिंस एज बिकॉज के साथ सो देयरफॉर और जो है हेंस और दैट्स वाई, ठीक है, इसके साथ में हेंस भी नहीं लगता है, हेंस नहीं लगता है एंड दैट्स वाई अगर लगा है तो वो भी नहीं लगता, ये सब नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखते हैं, पहला कह रहा है कि सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस के साथ में यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर सो देयरफॉर किसी का प्रयोग नहीं हुआ, बस जस्ट कॉमा लगा के अपना आगे का सेंटेंस कह दिया गया है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इन सब के साथ ये सारे वर्ड्स का प्रयोग नहीं होगा, इफ़ व्हेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, अगर हो रहा है तो मतलब गलत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एज यू शो सो शैल यू रीप, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एज के साथ सो का प्रयोग होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि एज के साथ सो का प्रयोग होता है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रूल नंबर 10, इसमें जो है नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, हार्डली के साथ व्हेन का प्रयोग होता है और स्क्रेसली के साथ जो है व्हेन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों क्या है, को रिलेटिव का जोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों को रिलेटिव सेंटेंस है, इनका जोड़ा सही होना चाहिए कि नो सूनर है तो उसके साथ में हम देन ही लगाएंगे, अगर देन नहीं लगा मतलब गलत हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे कि नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे नो सूनर है, यहाँ पे क्या है, व्हेन लगा है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन को हटा करके हम देन लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ में हमें क्या चाहिए, देन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रन अवे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देन लगा है, तो देन को हटा के भी हम देन लगाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भी इसमें गलतियाँ हैं उसे हम लोग सही करेंगे। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि इन तीनों को रिलेटिव का प्रयोग केवल पास्ट टेंस में करें, ठीक है, इनका प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में ही करें, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि अगर वाक्य की शुरुआत हार्डली, ठीक है, स्कार्सली से होता है तो क्या होगा, तो जो फॉर्मेशन इसका बनेगा, फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव के तरीके से होना चाहिए। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्डली आई सॉ, अब ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हार्डली के बाद पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इसमें नहीं आया, मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार। अब देखिए यहाँ पे हार्डली आया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यही होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, जब आपके सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से या स्कैर्सली से होता है तो आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में है लेस्ट के साथ शुड आना चाहिए, ठीक है, और जो है और एल्स अदरवाइज, ये क्या है, ये सही जोड़े में इसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि लेस्ट के साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे शुड आना चाहिए, लेकिन शुड तो नहीं आया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या लगाएंगे, द रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो लेस्ट के साथ हमने क्या लगाया, शुड लगाया, तो यही हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए रूल नंबर 12, यहाँ पे कह रहा है कि अनलेस, अनटिल और टिल का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो अनलेस और अनटिल जो होते हैं इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अनटिल जो है मतलब इनको एक ही जगह पे लगाते हैं, लेकिन अनटिल समय के लिए लगाया जाता है और अनलेस किसी कंडीशन के लिए या शर्त के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो देखिए अनटिल द लाइट टर्न रेड नो वन विल स्टॉप। अब ये कह रहा है कि अनटिल क्या कह रहा है, समय के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है रूल, यहाँ पे एक समय के बारे में बता रहा है कि जब तक के जो लाइट है, जो बत्ती है वो लाल नहीं होगी तब तक कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी, तब तक यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, विल स्टॉप है, ठीक है, तब तक कि यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे क्या एक समय का बोध करा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर, मतलब इसका मतलब, अच्छा अनलेस और अनटिल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये जो है कंडीशन रख रहा है, ये कंडीशन रख रहा है ना कि जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सफल होगे। ये एक टाइम बता रहा है कि जब तक कि लाल बत्ती नहीं होगी तब तक कि क्या होगा, कोई भी इंसान रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समय और कंडीशन के साथ, टाइम और कंडीशन के साथ इन दोनों का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए हम टिल से वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते। अगर कहीं भी कोई वाक्य है तो उसका स्टार्टिंग में हम टिल नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे टिल द ट्रेन, यहाँ पे गेट्स द सिग्नल आई विल नॉट प्रोसीड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिल के जगह पर हम क्या लगाएंगे, अनटिल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लगा देंगे, अनटिल लगा देंगे कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम अनटिल क्यों लगाएंगे, बताइए अच्छा सभी लोग कि अनटिल यहाँ पे हम क्यों लगाएंगे। क्योंकि अनटिल क्या करता है, अनटिल समय सूचक है ना, तो एक समय बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब तक कि उसको सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक कि वो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम अनटिल लगाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन कोई होती तो हम क्या करते हैं, अनलेस लगा देते हैं, ठीक है। तो टिल से कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 13 कह रहा है कि अनटिल अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे नॉट आ गया तो ये गलत हो गया। यहाँ पे अनटिल के साथ जो इसका फर्स्ट सेंटेंस होता है इसमें हमें नॉट नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल। यहाँ पे नॉट नहीं आया, नेक्स्ट वाले पे आप लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इट विल नॉट रन, ठीक है। जब तक उसे सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वह ट्रेन नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद है कि अनटिल और अनलेस का प्रयोग विल, शुड और शैल का प्रयोग शैल के साथ भी नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी अनटिल लगा है, अनलेस लगा तो उसके साथ में विल, वुड, शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनलेस द गवर्नमेंट टेक एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप, ठीक है। जब तक कि गवर्नमेंट क्या होगी, एक्शन नहीं लेगी तब तक क्या होगा, करप्शन स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, भ्रष्टाचार स्टॉप नहीं होगा। तो ये इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं कि जो है जो भी अनलेस होता है इसके साथ में हम विल
विल या वुड या शैल नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ में नहीं लगाएंगे, मतलब जो इसका फर्स्ट सेंटेंस होगा उसके साथ में नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि कई बार वाक्य शब्दों पर जोर देने के लिए दो कंजक्शन, दो प्रीपोजिशन या फिर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ किया जाता है, हालांकि दोनों का अर्थ लगभग एक ही जैसा होता है, ठीक है, एक ही होता है। आप कंजक्शन लगाइए, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव लगाइए, सबका प्रयोग क्या होगा, एक ही जैसा होगा अगर इन सेंटेंस में किया जाएगा तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनलेस अंटिल यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी वॉज ओवर एंड एबव द MRP, तो यहाँ पे ओवर एंड एबव लगा है, यहाँ पे अनलेस एंड अंटिल लगा है, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी क्या होगा हमारे लिए, ये भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दो और यहाँ पे वो दिए गए हैं, दो यहाँ पे एग्जाम्पल और दिए गए हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज़ टू रिस्पेक्ट हिज कंट्री, ठीक है, कि जो यहाँ पे इसके जो हमारे देश के नागरिक होते हैं उनकी पहला उनका कर्तव्य क्या होता है, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कर्तव्य होता है कि वो अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एग्ज़ाम, ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको क्या है, सबको एग्ज़ाम देना है, तो हम इस टाइप से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ओके। अब देखिए रूल नंबर 14 कह रहा है कि इसमें जो है अगर कहीं भी डाउट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें इफ़ और वेदर का प्रयोग करेंगे, और जबकि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डाउट के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। आपको याद रखना है कि अगर डाउट है उसके बाद अफर्मेटिव है तो हम इफ़ वेदर लगाएंगे, अगर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है उसके बाद क्या करेंगे, डाउट है तो उसके साथ में हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डाउटफुल है तो उसके बाद अगर अफर्मेटिव है तो इफ वेदर लगाएंगे इसके साथ में भी, लेकिन अगर नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है तो हम उसके पास डाउटफुल के साथ में दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ट में समझाया भी गया है, इससे ज़्यादा क्लियर बात होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डाउट के साथ इफ वेदर लगाएंगे, डाउटफुल के साथ भी इफ वेदर लगाएंगे। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डाउट के साथ हम दैट लगाएंगे एंड डाउटफुल के साथ भी हम दैट लगाएंगे, ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट वाला सेंटेंस कि ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे ये सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव है ना, अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ पे डाउट के साथ हम दैट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो निगेटिव में लगता है, निगेटिव या इंटरोगेटिव ना, तो यहाँ पे डाउट के साथ हम क्या लगाएंगे, इफ़ वेदर लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दैट को हटा के इफ़ वेदर लगा देंगे। नेक्स्ट वाले में देखिए दिया भी है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि आई हैव नो डाउट इफ वेदर ही विल चीट मी। अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हुआ, यहाँ पे नो लगा हुआ है, निगेटिव दिया गया है, उसके साथ में भी इफ वेदर लगा है, तो निगेटिव क्या कह रहा है, निगेटिव कह रहा है कि हमारे साथ भैया दैट चाहिए, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसके साथ हम दैट लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि आई एम डाउटफुल दैट माई पेरेंट्स विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अब ये देखिए ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, हमें इफ़ और वेदर चाहिए, दैट नहीं चाहिए, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इफ़ और वेदर का प्रयोग कर लेंगे, ओके। और ये सारे सेंटेंस हम ऐसे ही बना लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रूल नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट या फिर एज का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि द सेम अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ में दैट लगाएंगे या फिर हम एज लगाएंगे, लेकिन द सेम हम वहाँ पे लगाते हैं, द सेम के बाद दैट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे वर्ब स्पष्ट होती, वर्ब हमें क्लियरली दिख रही है कि यही वर्ब है, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, ठीक है, यह वही बुक है जिससे मैं चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसके साथ क्या करेंगे, द सेम के साथ हम दैट का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि ही इज़ द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए सेम के साथ दैट हम तब लगाएंगे जब यहाँ पे वर्ब हमारी क्लियर हो, वर्ब हमें पता चल रही है क्या है, तो हम क्या करेंगे, द सेम के साथ हम दैट लगा देंगे, या वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया कि द सेम के बाद एस का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब स्पष्ट नहीं होती, लेकिन अगर वर्ब स्पष्ट ना हो तभी भी तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, दैट के जगह पे हम एज लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। अब इसमें वर्ब नहीं कहीं क्लियर है कि इसमें वर्ब कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, द सेम के साथ हम दैट की जगह पे एज लगा देंगे, ओके।
और उसके साथ है कि द सेम के बाद हम हु या विच का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 16। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है कि एज ठीक है, एज के साथ एज की एक पेयर होती है और सो के साथ एक एज की पेयर होती है। ठीक है, इसका प्रयोग तुलना करने वाले वाक्यों में किया जाता है और एज का प्रयोग हम पॉजिटिव में और निगेटिव में दोनों में ही कर सकते हैं। अगर एज है हमारे पास तो हम इसका प्रयोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सो एज है तो इसका प्रयोग हम सिर्फ निगेटिव में ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू, तो ये पॉजिटिव, इसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, एकदम सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट एज, तो ये क्या है, ये निगेटिव है, इसके साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि एज का प्रयोग हम पॉजिटिव में और निगेटिव में दोनों में ही कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वाला है कि ही इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, तो यहाँ पे क्या है, सो और एज का प्रयोग हमने किया और ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि एज का प्रयोग हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों में कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग हम सिर्फ निगेटिव में ही करते हैं। ओके, अगला कह रहा है कि एज और सो एज के साथ हम वर्ब एवं एडजेक्टिव के सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होता है। तो आज हमारा कंजक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि ही रन एज फास्टर एज ही कुड। अब देखिए हमने क्या अभी रूल पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है ना कि इस अगर जो कोई भी डिग्री दी गई है एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की, तो उसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसी के साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एज फास्ट एज होता है, एज फास्टर एज नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ही इज एज बेटर एज यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री हम हटा देंगे। तो बेटर का जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का होता है, गुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एज गुड एज यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, एज और एज का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होता है और किसी डिग्री में नहीं होता, आपको ये भी याद रखना है। तो अब हमारा कंजक्शन जो टॉपिक एकदम उससे कंप्लीट हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया पूरा। और उसके बाद जो कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग स्पॉटिंग द एरर देखेंगे इसका। ठीक है, अगर इसका पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही या फिर मुझे अपने अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सजेशन दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा ज़रूर से ज़रूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। Thank you.